नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 पर चर्चा करेंगे। अर्थात आज हम छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1960 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है वो आपका छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के द्वारा जो भी हाल ही में 398 पद के लिए नई वैकेंसी जारी की गई उससे संबंधित है और इसके लिए हम कंप्लीट पैकेज लेकर आने वाले हैं। तो कंप्लीट पैकेज लेने से पहले आप डेमो क्लास जरूर देखना चाहेंगे, तो ये जो वीडियो है वो आप डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अब आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इस कंप्लीट पैकेज का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हमारे इस पैकेज का नाम होगा सहकारिता कंप्लीट पैकेज। अब ये जो पैकेज है वो आप कहाँ से लेंगे, ज्वाइन कैसे करेंगे? तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। इस एप्लीकेशन को आप कैसे डाउनलोड करेंगे? सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे और आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा, वहाँ पे आप इंस्टॉल इसको कर सकते हैं। अब आपको ये जो कंप्लीट पैकेज है वो ज्वाइन कब करना है, कब लेना है? तो तिथि ध्यान देंगे, संडे को 10 सितंबर को, और समय स्पेशली याद रखेंगे 9 बजे। ठीक है, तो 9 बजे को आपको ये जो प्राइस है कंप्लीट पैकेज का 1299 रुपया है ना, 1299 रुपये आपको कंप्लीट पैकेज का प्राइस 9 बजे शो होगा। और लिमिटेड लोगों के लिए ये पैकेज का प्राइस है, तो जो सबसे लकी लोग होंगे उनको मात्र 1200 रुपये में कंप्लीट पैकेज में देने वाला हूँ। आपको ध्यान रखना है कि 9 बजे से 12 बजे तक मात्र 3 घंटे के लिए ये जो ऑफ़र है वो एक्टिवेट रहेगा, लेकिन लिमिटेड लोगों के लिए। अगर सबसे पहले जल्दी लोग आ गए तो ये जो ऑफ़र है वो एक्सपायर भी हो सकता है, और अगर नहीं भी आया तो 12 बजे के बाद तो ये ऑफ़र वैसे ही एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको कोशिश क्या करना है, आपको फटाफट जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही 9 बजेगा आपको मोबाइल एप्लीकेशन में बाय नाउ करके इस पैकेज को परचेज़ करना होगा। अब इस पैकेज को एप्लीकेशन में कैसे देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एप्लीकेशन के फीचर्स जानने हैं, किस तरीके से वीडियो देखते हैं, किस तरीके से हम पीडीएफ देख पाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 10 तारीख को सुबह या हो सके 1-2 दिन पहले 9 तारीख को मैं हो सकता है कोशिश करूं कि आपको ये जो कंप्लीट पैकेज है सहकारिता कंप्लीट पैकेज, इसको अपलोड करूंगा और कुछ वीडियोस डाल दूंगा ताकि आप वीडियो वहाँ पे कैसे प्ले होता है, पीडीएफ कैसे दिखेगा वहाँ पे आप देख सके। लेकिन उसको आप परचेस मत करिएगा क्योंकि ये जो प्राइस है वो आपको नहीं दिखेगा, प्राइस ज़्यादा दिखेगा। आपको ख़रीदना कब है? 10 सितंबर को रात को 9 बजे, जब प्राइस कम हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके आपको ख़रीदना है। अब कंप्लीट पैकेज में आपको सारा सिलेबस मिलेगा, है ना, जितना भी सिलेबस है इसका आपको सब कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ लोगों का डाउट था, कॉल करके भी मुझसे पूछे थे लोगों ने कि सिर्फ 1 महीने का हमको समय मिल रहा है, तो क्या इतने सारे सब्जेक्ट का सिर्फ पीडीएफ हम देंगे? तो ऐसा नहीं है। जैसे आप वीडियो अभी मेरा देख रहे हैं वैसे आपको क्या क्या मिलेगा, वीडियो क्लास मिलेगा और जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ रहेगा वो भी मिलेगा। और वीडियो और पीडीएफ सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, अर्थात जिन लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन में परचेस किया है सिर्फ उन लोगों को ये वीडियो और पीडीएफ शो होंगे, है ना। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ही वीडियो और पीडीएफ जो है वो आपका रहेगा। कोर्स के डिस्क्रिप्शन में भी सारी जानकारी लिखी होंगी। अधिक जानकारी के लिए ये हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों हैं, 938893995891। इस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन में भी चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप हमसे चैट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट रहेगा, जो भी आपका क्वेरीज रहेगा, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज का क्लास। टॉपिक का नाम है, हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है वो है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। देखिए, अगर ये अधिनियम आप कहीं से भी पढ़े, वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ें, तो चीज़ें यहाँ पे भी सेम लिखी रहेंगी, वहाँ पे भी सेम लिखी रहेंगी। लेकिन अधिनियम में होता क्या है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो सामान्य हिंदी भाषा में या फिर सामान्य सरल भाषा में वो लिखा नहीं रहता, बहुत टफ पड़ता है, उसको समझने में जो है हमको परेशानी होती है। तो मैं आपको बहुत सरल शब्दों में वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा और वीडियो के एंड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि अधिनियम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, पढ़ते पढ़ते ये समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगी और डाउट भी रह जाएगा कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे आप एकदम कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन को कैसे बनाएं। इसके साथ साथ आपका पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना जो है बहुत ज़रूरी है। वीडियो के एंड में मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वो बिल्कुल ध्यान से आप ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करेंगे।
यहाँ पे आप ध्यान से नाम को पढ़िए, ठीक है। नाम है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। अब यहाँ पे अधिनियम का क्रमांक जो है लिखा हुआ है 17 सन 1961। यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, 1961 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको मैं समझाता हूँ। देखिए, भारत में कोई भी अधिनियम या कानून बनने का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जैसे संसद के सभी सदनों से उसको होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि वो लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा चले जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करेगा तब जाकर वो कानून बनता है। तो कई बार ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है और समय जो है वो लग जाता है। इसलिए ये जो प्रोसेस है जैसे 1960 में स्टार्ट हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते होते 1961 हो गया। इसलिए यहाँ पे कहीं पे 60 दिख रहा है और कहीं पे 61 दिख रहा है, और दोनों डेट आपको याद रखना जरूरी है। नाम में तो 1960 है। अब यहाँ पे देखेंगे 28 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। तो ये डेट जो भी मैंने हाईलाइटेड किया है वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 12 मई 1961 को प्रथम बार प्रकाशित हुआ। तो 1961 में क्या है, छत्तीसगढ़ तो था नहीं, है ना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। छत्तीसगढ़ कब बना? सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना। और ये जो अधिनियम था उस समय मध्य प्रदेश के लिए लाया गया था। तो इस अधिनियम में आपको क्या याद रखना है, हमने मध्य प्रदेश से एज इट इज इसको अपना लिया। और मध्य प्रदेश को कब प्रकाशित हुआ? 12 मई 1961 को प्रकाशित हुआ प्रथम बार। और जब कोई अधिनियम प्रकाशित हो जाता है राजपत्र में तो उस दिन से वो चीज़ लागू हो जाता है। इसलिए ये जो दोनों तिथि है ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें इस अधिनियम में लिखी हुई वो शब्दशः मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लोकतांत्रिक साधन और जनता की संस्था के रूप में स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता और स्वशासी क्रियाकरण के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी संस्थाओं को संगठित और विकसित करने हेतु अधिनियम, ठीक है। तो ये जो अधिनियम है वो क्यों लाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है सहकारी संस्थाओं को संगठित और विकसित करने के लिए। अब ये सहकारी क्या होता है? ये सरकारी नहीं है, है ना। सहधनकारी दो शब्द से बना है। तो ना ये सरकारी है ना ये प्राइवेट है। सहकारी का मतलब क्या होता है? समान उद्देश्य के लिए बहुत सारे व्यक्ति आपस में मिलते हैं या फिर बहुत सारे व्यक्ति या संस्था मिलकर सामान्य उद्देश्य के लिए जब काम करते हैं तो उसको सहकारिता कहा जाता है, ठीक है। तो सहकारी संगठन के विकास और इसको विकसित करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। भारत गणराज्य के 11वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानसभा मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो, ठीक है। तो ये भारत गणराज्य के 11वें वर्ष में लाया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस अधिनियम के मेन पॉइंट पर। देखिए, कई बार बहुत सरल सा ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं या फिर कुल कितनी धाराएं हैं। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो इस अधिनियम में कुल अध्याय की संख्या है 11 और धाराएं हैं टोटल 96, और यही सब हमको पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको अध्याय के नाम बता देता हूँ और इसके अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं ये टेबल मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। उसके बाद एक एक धाराओं को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे अध्याय 1 का नाम प्रारंभिक है, 2 का नाम रजिस्ट्रीकरण है, अध्याय 3 का नाम सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार। इसके अंतर्गत तो वैसे हम डिटेलिंग करेंगे ही। कई बार क्या होता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अध्याय 1 का नाम निम्नलिखित में क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो कम से कम आपको ये चीज़ें एक बार पढ़ लेनी चाहिए। एक बार पढ़ लीजिए, आपको ऐसी अगर रैंडम क्वेश्चन आ गया तो बन जाएगा। अध्याय 4 है सोसाइटियों के कर्तव्य, विशेषाधिकार, उनकी संपत्ति तथा निधियां। अध्याय 5 है सोसाइटियों का प्रबंध। अध्याय 5 का है अल्पकालिक सहकारी शाख संरचना सोसाइटियों के संबंध में प्रावधान। अध्याय 6 है संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण। अध्याय 7 है विवाद तथा माध्यस्थम। अध्याय 8 है आपका समापन। अध्याय 9 है अपराध तथा शास्तियाँ। अध्याय 10 है अधिकरण का गठन, और अध्याय 11 है आपका लास्ट प्रकीर्ण। तो इस तरीके से टोटल जो 11 अध्याय है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अध्याय 1 में धारा 1 से लेकर 2 है, अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर 18 है। ऐसे अलग से एक टेबल मैंने प्रिपेयर कर दिया है, हालांकि इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं।
यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कुल 11 अध्याय, एक एक दो बार एक अध्याय है ना, 11, और धाराएं हैं टोटल 96। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम शुरू करेंगे अध्याय 1। अध्याय 1 का नाम क्या है? प्रारंभिक। किसी भी अधिनियम का अध्याय 1 प्रारंभिक ही रहता है, और किसी भी अधिनियम के जो ये दो धाराएं हैं जो आज हम देखने वाले हैं, आप कोई भी अधिनियम उठा के पढ़ लेंगे, पहला धारा रहता है संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आएगा कि चाहे कोई भी अधिनियम हो, उसके धारा 1 में निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाक्य लिख दिया रहेगा, है ना, और बताइए धारा 1 में क्या है, तो आप आंख मूंद कर संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ भर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अधिनियम हो, धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ होता है, और धारा 2 में परिभाषाओं के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो धारा 1 है आपका संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। इसमें क्या बताया जाता है कि इस अधिनियम, कोई भी पर्टिकुलर अधिनियम का नाम क्या होगा, उसका विस्तार कहाँ तक होगा, कब वो प्रारंभ होगा, ये सब कुछ जो है धारा 1 में बताया जाता है। ठीक है, अब ये जो एक एक लिखा है, ये क्या है? धारा 1 की उपधारा 1। ठीक है, तो धारा 1 की उपधारा 1 में हम ये देखते हैं कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 है। अब क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 जो है, इसका नाम का उल्लेख हमको कौन से धारा में मिलता है? तो धारा 1, 2, 3, 4 ऐसे रहेगा, तो आप तो धारा 1 ले सकते हैं, लेकिन धारा 1 की उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3 ऐसा लिखा रहेगा, तो आपको याद रखना है कि धारा 1 के उपधारा 1 में संक्षिप्त नाम और संक्षिप्त नाम का ही आपको डिटेल मिलता है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 इसका नाम है। अब धारा 1 की उपधारा 2 में इसके विस्तार के बारे में हमको जानकारी देखने को मिलता है, और इसका विस्तार कहाँ पर है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसका विस्तार कहाँ पर है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब जिस दिन ये प्रकाशित हो जाता है उस दिन से वो लागू हो जाता है, तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पे नहीं लिखा है, वो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए थे। उसके बाद है आपका धारा 2 परिभाषाएं। ठीक है, धारा 2 में क्या होता है? जैसे अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे शब्दावलियाँ होती हैं, तो अगर कोई व्यक्ति कोई भी शब्दावली में कंफ्यूज हो गया कि उसका अर्थ क्या है, तो पहले ही धारा 2 में उन सारे शब्दावलियों को परिभाषित कर दिया जाता है, ताकि अधिनियम को पढ़ते समय कोई कन्फ्यूज़न ना हो, उसको समझने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो धारा 2 में क्या होगा? इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी शब्दावलियाँ होंगी जिनके बारे में यहाँ पर उसका अर्थ बताया गया होगा। ठीक है, इस धारा में अधिनियम के अंतर्गत आने वाली शब्दावलियों का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। तो एक एक करके हम अर्थ देखते हैं। तो धारा 2 के क में जैसे कि आप देखेंगे, अपर रजिस्ट्रार का अर्थ बताया गया है। ठीक है, धारा 2 में क में आप देखेंगे अपर रजिस्ट्रार क्या है, तो यहाँ पे आप जो मैं बताऊंगा उतना ध्यान दे दीजिएगा, है ना। अपर रजिस्ट्रार से अभिप्रेत, अभिप्रेत का मतलब होता है आशय। अपर रजिस्ट्रार का आशय है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार। जब हम धारा 3 पढ़ेंगे तब तो और इसके बारे में डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप क्या देखेंगे? अपर रजिस्ट्रार जो कि धारा 3 के अधीन सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार होगा, उसके बारे में ये बतला रहा है ना। उसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको धारा 3 का डिटेल दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे धारा 3 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार हो गया, संयुक्त रजिस्ट्रार हो गया, ठीक है, उप रजिस्ट्रार हो गया और सहायक रजिस्ट्रार हो गया। ठीक है, धारा 3 के अंतर्गत इसको बतलाया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे, एक है आपका सहायक रजिस्ट्रार क्या है, तो सहायक रजिस्ट्रार से अभिप्रेत धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का सहायक रजिस्ट्रार है। इसका मतलब ये है कि धारा 3 हमको बतलाता है इन सब के बारे में, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार। ठीक है, तो बस यहाँ पे धारा 3 याद रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं शीर्ष सोसाइटी से क्या अभिप्रेत है। तो वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य उन सोसाइटियों को जो कि उससे संबंधित हो क्रियान्वयन के लिए सुविधाएं देना और जिसके क्रियान्वयन का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर हो। शीर्ष सोसाइटी का ये मतलब होता है कि उसके अंतर्गत जितने भी
सोसाइटी होंगे उन सबको वो क्रियान्वयन के लिए वो कार्य कर सके, उसके लिए वो सुविधा देगा, जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ पर हो उसको सुविधा देगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र का क्या मतलब है? तो वह क्षेत्र जहाँ से सदस्यता ली जाती है, बस इतना याद रख लेना, वह क्षेत्र जहाँ से सदस्यता ली जाती है, जैसा कि सोसाइटी के उपविधियों में विनिर्दिष्ट है। अर्थात सोसाइटी के उपविधियाँ मतलब जो नियमावली होंगी उसमें जो बतलाया गया है उस हिसाब से वह क्षेत्र जहाँ सदस्यता ली जाती है। तो जहाँ सदस्यता ली जाती है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कार्य क्षेत्र। बस यहाँ पे इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर अगला है आपका प्राधिकृत व्यक्ति। जैसे आप देख रहे हैं धारा 2 हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं और कुछ तो ऐसे कि जो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हम एक बार पढ़ लेते हैं। अगर एकदम डिटेल में क्वेश्चन आएगा तो कम से कम पढ़े रहेंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है प्राधिकृत व्यक्ति। प्राधिकृत व्यक्ति से आशय क्या है? ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो। किसके द्वारा? रजिस्ट्रार द्वारा। ठीक है, प्राधिकृत मतलब उसको एक तरीके से रखा हो, नियुक्त किया गया हो, सेलेक्ट किया होगा, है ना। तो रजिस्ट्रार द्वारा उसकी ओर से, है ना, जैसे हम कोई प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं तो उसी तरीके से प्राधिकृत व्यक्ति का यहाँ पे मतलब बताया गया है कि रजिस्ट्रार अगर कोई अपने कार्य हेतु, अपने कार्य को करने हेतु किसी को प्राधिकृत करता है तो उसको हम प्राधिकृत व्यक्ति कहेंगे इस अधिनियम में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है उपविधियाँ। उपविधियाँ क्या हैं? उपविधियाँ वे हैं जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई हों। तो यहाँ पे उतना कुछ खास बात नहीं है। उपविधियाँ जो इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत की गई जो भी उपविधियाँ होंगी उसके बारे में बताया गया है। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्रीय सोसाइटी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सोसाइटी क्या है? जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, याद रखेंगे, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या कोई सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कोई भी कार्य क्षेत्र में अगर होगा ऐसी सोसाइटी, तथा जिसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटियों के उद्देश्य को संप्रवर्तित अर्थात प्रचारित प्रमोट करने का हो और जिसकी कम से कम 5 सदस्य सोसाइटियां हैं, तो उसको हम कहते हैं केंद्रीय सोसाइटी। किसको किसको कहेंगे? एक तो आपका जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हो गया, इसको हम केंद्रीय सोसाइटी कहेंगे। या अन्य कोई भी सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित है। राज्य में जैसे कि दुर्ग जिला में है, रायपुर जिला में, मतलब किसी भी भाग में सीमित है, राज्य के अंतर्गत है, वो जिसका उद्देश्य सोसाइटियों के उद्देश्य को संप्रवर्तित अर्थात प्रचारित करना, प्रमोट करना और जिसकी कम से कम 5 सदस्य सोसाइटियां हैं, उसको हम कहेंगे केंद्रीय सोसाइटी। तो ये चारों चीज़ें याद रखेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाएगा कि केंद्रीय सोसाइटी के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं बताइए, और ये चारों कथन दे देगा तो आप क्या बताएंगे कि निम्न में से सभी कथन सही हैं। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला है केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक है, तो केंद्रीय सहकारी बैंक क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक से अभिप्रेत मतलब इसका आशय है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई संस्था, सोसाइटी जो बैंककारी विनियमन यहाँ पे लिखा है अधिनियम 1949 के अधीन या तो अनुज्ञप्त मतलब जिसको लाइसेंस दिया गया हो, या जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा इस प्रकार अनुज्ञप्त किए जाने तक बैंककारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञात हो। अनुज्ञात का मतलब परमिशन हो एक तरीके से, है ना। तो केंद्रीय सहकारी बैंक क्या है? बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत अगर किसी को लाइसेंस या फिर अनुज्ञप्त मिला है, या जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार अनुज्ञप्त किए जाने तक, मतलब इस प्रकार ये जो अधिनियम के लिए अनुज्ञप्त मिलता है, इस तरीके से अनुज्ञप्त किए जाने तक बैंककारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञात मतलब नियमित हो, जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो। ये तो हमने पिछले भी पढ़ लिया था, तो सेम ये चीज़ है।
और जिसका उद्देश्य हो अपने से संबद्ध सहकारी सोसाइटियों के लिए निधियों का सृजन करना। ठीक है, निधियाँ मतलब पैसे हो गया, पैसे का सृजन करना। और कृषक, औद्योगिक एवं अन्य सहबद्ध प्रयोजनों के लिए उन सहकारी सोसाइटियों के लिए क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार की व्यवस्था, पैसा है ना, माल सामग्री, परिसंपत्तियाँ या सेवाएं अभिप्राप्त करें। तो ये सारा जो काम करेगा उसको हम कहेंगे केंद्रीय सहकारी बैंक। क्रेडिट, माल या सेवाएं या उधार के रूप में उनका प्रदाय भी करेगा, तो वो कहलाएगा केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कंपनी। कंपनी का क्या मतलब है? तो जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में परिभाषित की गई होगी उसी को हम कंपनी कहेंगे। तो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कंपनी को हम कंपनी मानेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत। फिर अगला है आपका सहकारी संघ। सहकारी संघ क्या है? ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता शिक्षा देना, उसका प्रचार करना। ठीक है, मतलब ये कोऑपरेटिव के बारे में शिक्षा देगा, उसका प्रचार करेगा। अगर कोई सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देगा और उसका विस्तार करेगा तो उसको हम सहकारी संघ कहेंगे। किसको सहकारी संघ कहेंगे? ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी। यहाँ पर रजिस्ट्रीकृत को भी आपको याद रखना है, पंजीकृत सोसाइटी होना चाहिए। कोई भी अगर सहकारी ता का प्रचार प्रसार कर रहा है, सहकारिता का के बारे में शिक्षा दे रहा है, तो वो सहकारी संघ नहीं होगा, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी होना चाहिए, पंजीकृत सोसाइटी होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता के बारे में शिक्षा देना, उसका प्रचार प्रसार करना, सहकारी सेवाओं के बारे में जानकारी देना और उसका विस्तार करना होगा, तो उसे हम कहेंगे सहकारी संघ। फिर उसके बाद है बोर्ड। अगर सिर्फ बोर्ड लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब होगा? तो बोर्ड से अभिप्रेत क्या हो जाएगा? बोर्ड का मतलब यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से है, अथवा सहकारी सोसाइटी का शासी निकाय। इसका मतलब ये सहकारी सोसाइटी का शासी निकाय मतलब उसको संचालित करने वाला निकाय, उसको नियंत्रित करने वाला निकाय, या किसी भी नाम से वो जाना जाता हो जिसे सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों के निदेशन एवं नियंत्रण का भार सौंपा जाए, है ना। अर्थात बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से तो है ही। अब क्या है, कई जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बजाय कोई दूसरा नाम भी लिया जा सकता है, तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर सहकारी सोसाइटी का शासी। शासी का मतलब जो सहकारी सोसाइटी का संचालन करता है। जैसे एक बैंक का संचालन बैंक मैनेजर करता है, उसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है बोर्ड से अभिप्रेत है सहकारी सोसाइटी का शासी, या उसको कोई भी नाम से हम जाने, जो सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का निर्देशन और संचालन करता हो, उसको हम बोर्ड कहेंगे। उसके बाद अगला है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक हम किसको कहेंगे? सहकारी बैंक के बारे में हम यहाँ पे हम देखेंगे। सहकारी बैंक से आशय है ऐसा राज्य सहकारी बैंक, कोई ऐसा केंद्रीय सहकारी बैंक, चाहे वो राज्य का हो या फिर केंद्रीय सहकारी बैंक हो, तथा कोई ऐसा प्राथमिक सहकारी बैंक जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, उसको समझा जाएगा सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक में आपका राज्य सहकारी बैंक भी आएगा, केंद्रीय सहकारी बैंक भी आएगा और उसके साथ साथ प्राथमिक सहकारी बैंक भी आएगा, जो इस अधिनियम के अंतर्गत अर्थात छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत अगर कोई पंजीकृत है, चाहे वो राज्य सहकारी बैंक हो, केंद्रीय सहकारी बैंक हो या फिर प्राथमिक सहकारी बैंक हो, तो उसको हम सहकारी बैंक कहेंगे। फिर अगला है परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का लगेगा, अगर आप पढ़ेंगे तो इसको मैं सरल शब्दों में पढ़ा और समझाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं इसमें जो लिखा है उसको एज इट इज़ पढ़ा देता हूँ, उसके बाद इसका सिंपल अर्थ स्पष्ट करूँगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको पढ़ा देता हूँ, है ना। परिसीमित दायित्व मतलब जिनके दायित्व की कोई सीमा हो, अर्थात एक लिमिटेशन हो, है ना, वाली सहकारी सोसाइटी। इससे आशय कोई ऐसी सोसाइटी जिसके सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा उस रकम, यदि कोई वो हो जो कि उसके द्वारा आधारित अंशों का मतलब होता है शेयर पर अदत्त मतलब अनपेड हो, है ना।
मतलब ऐसी कोई सोसाइटी जिसके अगर कोई सदस्य होंगे जिसने कोई अंश धारित किया होगा और उस अंश के बदले जो पेमेंट होना चाहिए वो अनपेड किया होगा, तक परिसीमित हो, लिमिटेड हो, है ना, जिसके सदस्य का दायित्व लिमिटेड रहेगा, ऐसे व्यक्ति जो अगर कोई अंश धारित किया है तो वो अदत्त ना किया हो, मतलब अनपेड हो, ऐसी रकम की जो उस सोसाइटी का परिसमापन हो जाने की दशा में, मतलब अगर सोसाइटी आपका समाप्त हो जाता है तो जो भी उसके असेट्स होंगे, आस्तियों मतलब उसके परिसंपत्तियाँ असेट्स होंगे, असेट्स हम इसको बोलते हैं, इसके प्रति जो है उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए वो जिम्मा अपने ऊपर लेगा, है ना। तो और इसको सरल शब्दों में क्या समझाऊं मैं आपको, इसका मतलब यह है कि किसी सोसाइटी का उसके सदस्यों का दायित्व उसके उपनियमों द्वारा उस राशि तक सीमित है, उसका दायित्व किस तक सीमित है, उस राशि तक सीमित है जो उसके द्वारा रखे गए शेयरों पर अवैतनिक मतलब अनपेड है, या उस राशि तक सीमित है जो सोसाइटी के समापन की स्थिति में वो सोसाइटी की परिसंपत्तियों में योगदान करने का वचन देते हैं, है ना। अगर कोई सोसाइटी समाप्त हो जाता है तो समाप्त हो जाने के बाद वो योगदान देने के लिए वचन करेगा, जो भी राशि वहाँ तक उसका जो परिसीमित एक बताया गया लिमिटेशन बताएगा वो होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख्य कार्यपालक। तो मुख्य कार्यपालक हम किसको कहेंगे, धारा 49 के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति, ठीक है। सहकारी सोसाइटी की कार्यकलापों का प्रबंध इनको सौंपा जाएगा। तो मुख्य कार्यपालक क्या होगा, जो धारा 49 के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति होगा, जिसे बोर्ड के अध्यक्ष, अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशक के अधीन रहते हुए, मतलब इनके अधीन रहते हुए सहकारी सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा जाएगा। तो मुख्य कार्यपालक कौन होगा, जो धारा 49 के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी का प्रबंधन वगैरह देखेगा। फिर अगला है उपभोक्ता सोसाइटी। उपभोक्ता सोसाइटी क्या है, ऐसी सोसाइटी जो अपने सदस्यों तथा साथ ही अन्य ग्राहकों के लिए माल, मतलब आपका गुड्स हो गया, सामग्री हो गया, अभिप्राप्त मतलब प्राप्त करने तथा उसका उत्पादन करने तथा प्रसंस्करण मतलब आपका जो प्रोसेसिंग हो गया वो करने एवं उनके उसका वितरण करने मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने तथा उनके लिए अन्य सेवाओं करने तथा ऐसे प्रदाय उत्पादन, प्रसंस्करण एवं वितरण से प्राप्त होने वाला जो भी लाभ प्राप्त होगा उसे अपने सदस्यों तथा ग्राहकों के बीच समान अनुपात में जैसे वितरण करेगा, वितरण करने के उद्देश्य से बनाई गई हो, उसको उपभोक्ता सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। इसको और सरल शब्दों में बता देता हूँ। उपभोक्ता सोसाइटी क्या होता है, ऐसी सोसाइटी जो अपने सदस्यों तथा साथ ही अन्य ग्राहकों के लिए गुड्स अर्थात सामग्री उत्पादन करता हो और उत्पादन करने के साथ साथ प्रसंस्करण करता हो, है ना, मतलब उत्पादन भी करेगा, मार्केटिंग भी करेगा, चीज़ों को अगर बेचता है तो कुछ प्रॉफिट जो प्राप्त होगा तो उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा। तो ऐसी सोसाइटी कहलाता है उपभोक्ता सोसाइटी। फिर अगला है आपका प्रत्यायुक्त। प्रत्यायुक्त से अभिप्रेत है वैष्टिक। वैष्टिक मतलब होता है इंडिविजुअल, प्रत्येक सदस्य, है ना, सदस्यों के समूह द्वारा सोसाइटी के साधारण निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सोसाइटी के उपविधियों के अनुसार निर्वाचित कोई व्यक्ति। इसका मतलब ये होता है प्रत्यायुक्त मतलब जैसे अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल, है ना, तो अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ तो अपने जैसे मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ तो अपने जगह किसी और को रखूँगा काम करने के लिए, तो उसको एक प्रतिनिधि के तौर पे अगर मैंने रखा तो इसी अधिनियम में हम उसको प्रत्यायुक्त कह देते हैं। प्रत्यायुक्त मतलब किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्ति किया गया व्यक्ति या फिर प्रतिनिधि। तो यहाँ पर सदस्यों के समूह के द्वारा, किनके द्वारा, सदस्यों के समूह के द्वारा सोसाइटी के साधारण निकाय में, है ना, सोसाइटी का कोई निकाय होगा तो उसके प्रतिनिधित्व के लिए
सोसाइटी का जो नियम होगा उस नियम के अनुसार अगर सदस्यों के द्वारा कोई प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं प्रत्यायुक्त। सरल शब्द में यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रत्यायुक्त का अर्थ सोसाइटी के समान निकायों में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सोसाइटी के उपनियमों, मतलब सोसाइटी में जो भी नियम होगा उस नियम के अनुसार व्यक्तिगत सदस्यों के समूह द्वारा चुना जाएगा, है ना। तो वो जो चुना गया व्यक्ति होगा वो प्रत्यायुक्त कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे सब बन जाएगा। फिर अगला है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी कॉरपोरेशन। इससे क्या मतलब है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 के अधीन स्थापित कोई भी इंश्योरेंस एंड गारंटी कॉरपोरेशन होगा उसको बोला जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला है उप रजिस्ट्रार। तो ये भी धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का कोई उप रजिस्ट्रार को यहाँ पे बताया गया उप रजिस्ट्रार। फिर अगला है आपका विकास बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। विकास बैंक के अंतर्गत क्या क्या आ गया? विकास बैंक का मतलब है जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाए। ठीक है, तो जहाँ पे विकास बैंक लिखा है कौन कौन सी जगह में? जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो वो विकास बैंक होगा अगर वो रजिस्ट्रीकृत हो इस अधिनियम के अंतर्गत। तो अभी ये दोनों नाम बस याद रख लेना है। फिर अगला है कुटुंब। कुटुंब का मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे नातेदार समझ लीजिए। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका पति, उसकी पत्नी, उस पर आश्रित कोई संतान, है ना। उस पर आश्रित मतलब वो उसी पर आश्रित है। जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, वो खुद कमाना नहीं जानते, माँ बाप पर आश्रित रहते हैं। तो पति पत्नी, उस पर आश्रित संतान और उस संतान पर आश्रित तथा उसके साथ संयुक्त निवास करने वाला अन्य नातेदार, तो उसको हम कुटुंब कहेंगे। कुटुंब मतलब पति पत्नी या फिर उस पर आश्रित कोई संतान या फिर उस संतान पर भी आश्रित। जैसे दादा दादी हैं, उनके बच्चे दादा दादी हो गए, हैं ना। जैसे मम्मी पापा हैं, उसके बच्चे उस पर आश्रित हैं, उनके भी बच्चे हो गए जो कि दादा दादी पर आश्रित है। तो इस तरीके से उन पर आश्रित, संतान पर भी आश्रित और घर में निवास करने वाले अन्य नातेदार को यहाँ पे कुटुंब बताया गया है। फिर अगला है आपका कृषि फर्म सोसाइटी। तो कृषि फर्म सोसाइटी क्या है? ऐसी सोसाइटी जो भूमि के विकास तथा खेती की अच्छी पद्धतियों को संप्रवर्तित मतलब प्रचारित, प्रमोट करना हो गया, करने के उद्देश्य से बनाई गई हो, है ना, उसको हम कृषि फर्म सोसाइटी कहेंगे, है ना। याद रखेंगे यहाँ पर ऐसी सोसाइटी जो भूमि के विकास, याद रखेंगे भूमि के विकास तथा खेती की अधिक अच्छी पद्धतियों को संप्रवर्तित करने के उद्देश्य से बनाई गई हो और उसके अंतर्गत आती है तो उसको हम कृषि फर्म सोसाइटी कहेंगे। अब यहाँ पर कृषि फर्म सोसाइटी, अभिधारी कृषि फर्म सोसाइटी, सामूहिक कृषि फर्म सोसाइटी, संयुक्त कृषि फर्म सोसाइटी, सिंचाई सोसाइटी तथा फसल संरक्षण सोसाइटी, ये सबको क्या बताया गया है? कृषि फर्म सोसाइटी बताया गया है। इसके बाद अगला है संघीय सोसाइटी। ये संघीय सोसाइटी क्या है ये हम देखेंगे। तो संघीय सोसाइटी, यह सोसाइटी वह सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी मतलब होता है शेयर का सरकारी अंश पूंजी को अपवर्जित करते हुए, इसका ये मतलब है कि अगर जी यहाँ पे सरकारी शेयर को छोड़कर, है ना, अगर किसी सोसाइटी में सरकार का शेयर है, जैसे ये सोसाइटी है, यहाँ पर 49% सरकार का शेयर है, लेकिन उस सोसाइटी का अपना शेयर अगर 50% है, अपना खुद का शेयर 50% है कम से कम, तो उसको संघीय सोसाइटी माना जाएगा। बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। संघीय सोसाइटी से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जिसका अंश पूंजी मतलब शेयर होता है ना,
का सरकारी अंश पूंजी को अपवर्जित करते हुए, मतलब सरकार ने जो अंश पूंजी वहाँ पे डाला है उसको छोड़कर कम से कम 50% सोसाइटी के द्वारा धारित किया हुआ हो। तो अगर 50% सोसाइटी के द्वारा धारित किया गया हो वह सोसाइटी, उसको हम संघीय सोसाइटी कहते हैं। वह सोसाइटी जो शेयर खुद का 50% धारित किया गया हो, संघीय सोसाइटी होगा। अब अगला है वित्तदायी बैंक। ये वित्तदायी बैंक क्या है? वित्त मतलब हो गया पैसा, दायी मतलब प्रदान करना। तो कोई ऐसी सोसाइटी जिसके उद्देश्यों के अंतर्गत अन्य सोसाइटियों को उसके व्यक्तित्व सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना आता है। अर्थात ऐसी कोई सोसाइटी जो अपने सदस्यों को उधार देने के लिए पैसा इकट्ठा करता है, उसको उधार कैसे दिया जाना चाहिए उसके लिए पैसा उसको सृजित करना आता हो, और उसके अंतर्गत कोई विकास बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक भी आएगा। तो वित्तदायी बैंक के अंतर्गत विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक ये भी आ जाएगा। ऐसी सोसाइटी जो अपने सदस्यों को उधार देना जानता हो और उधार के लिए जो सृजित पैसा करना जानता हो। ठीक है। फिर अगला है आपका साधारण सोसाइटी। साधारण सोसाइटी क्या है? कोई ऐसी सोसाइटी जो धारा 10 की उपधारा 1 के में विनिर्दिष्ट किए गए शीर्ष 1 से 9 तक में किसी भी शीर्ष के अंतर्गत ना आती हो, है ना। तो 1 से 9 तक के अंतर्गत धारा 10 की उपधारा 1 में जो भी बताया गया उसके अंतर्गत नहीं आता तो उसको साधारण सोसाइटी कहेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। फिर अगला है आपका गृह निर्माण सोसाइटी। गृह निर्माण सोसाइटी से अभिप्रेत कोई ऐसी सोसाइटी जो इस उद्देश्य से बनाई गई है कि वह अपने सदस्यों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करे। तो जो सोसाइटी अपने सदस्यों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करती हो उसको हम कहेंगे गृह निर्माण सोसाइटी। फिर अगला आपका औद्योगिक सोसाइटी। औद्योगिक सोसाइटी क्या है? यहाँ पे हम देखेंगे चाहे वो बुनकर हो, बढ़ई हो, धातु कर्मकार हो, मोची हो या कोई अन्य सोसाइटी जिसका लक्ष्य किसी भी प्रकार के कच्चे माल से परिष्कृत माल निर्मित करना है और विकास को संप्रवर्तित मतलब विकास को प्रचारित करते हुए उद्देश्य से विरचित कोई सोसाइटी, है ना। मतलब ये क्या कह रहा है? औद्योगिक सोसाइटी हम उसको बोलेंगे कोई भी जो कच्चे माल से परिष्कृत माल मतलब कच्चा माल से पक्का माल बना रहा हो। जैसे कि एक व्यक्ति क्या करता है, गीली मिट्टी से ईंट बनाकर दे रहा है तो वो कच्चा माल से पक्का माल बना रहा है। एक व्यक्ति गन्ना से शक्कर बना रहा है तो कच्चा माल से परिष्कृत माल, पक्का माल जिसको हम मार्केट में बेच सकें उस तरीके का माल अगर कोई तैयार कर रहा है तो उसको हम औद्योगिक सोसाइटी कहेंगे। चाहे कोई वो बुनकर हो, बढ़ई हो, धातु कर्मकार हो, मोची हो या फिर अन्य कोई सोसाइटी जिसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? कच्चा माल से परिष्कृत माल तैयार करना जिसका लक्ष्य है उसको हम औद्योगिक सोसाइटी कहेंगे। फिर अगला है आपका संयुक्त रजिस्ट्रार। धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का जो संयुक्त रजिस्ट्रार होगा उसी को यहाँ पे संयुक्त रजिस्ट्रार बताया गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगला समापक। ये क्या है? तो धारा 70 के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति समापक कहलाएगा, इसमें ये बतलाया गया है। फिर अगला है आपका विपणन सोसाइटी। विपणन सोसाइटी से अभिप्रेत कोई ऐसी सोसाइटी जो कृषि या अन्य उपज का विपणन का क्या मतलब होता है? विक्रय, व्यापार, मार्केटिंग करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई हो और जिसका उद्देश्य ऐसी उपज के लिए अपेक्षित वस्तुओं का प्रदाय करना सम्मिलित हो, उसको हम कहेंगे विपणन सोसाइटी। इसका क्या मतलब है? विपणन सोसाइटी क्या मतलब? कोई ऐसी सोसाइटी जो कृषि या अन्य उपज का विपणन करता हो। ठीक है, कृषि या फिर अन्य कृषि से संबंधित उपज का अगर कोई विपणन करता है, विक्रय करता है, मार्केटिंग करता है और इस प्रयोजन के लिए बनाए गए सोसाइटी को हम विपणन सोसाइटी कहेंगे। और जिसके उद्देश्य में ऐसी उपज के लिए अपेक्षित वस्तुओं का प्रदाय करना हो। ऐसी उपज के लिए अपेक्षित मतलब जैसे कि हम यहाँ पर कृषि या अन्य उपज में धान ले लेते हैं, है ना। कोई धान का विपणन कर रहा है और धान की उपज के लिए अपेक्षित वस्तु क्या होगा? धान को उगाने के लिए खाद वगैरह चाहिए तो वो खाद भी देगा।
तो वो क्या बता रहा है, कृषि से संबंधित कोई विपणन करता हो और उस जिसका भी विपणन करता हो अगर उससे संबंधित कोई और जरूरी चीज़ चाहिए तो उसका भी वो विपणन करता हो, उसको विपणन सोसाइटी कहेंगे। फिर अगला है सदस्य। सदस्य क्या है ये हम देखेंगे। तो सदस्य से अभिप्रेत है किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन में संयोजित होने वाला कोई व्यक्ति, अर्थात रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई भी व्यक्ति जो अप्लाई करे, पंजीकरण के लिए कोई भी व्यक्ति जो आवेदन करे उसको सदस्य कहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात इस अधिनियम तथा उन नियमों एवं उप विधियों के जो कि जिसके अनुसार सदस्यता ली जानी चाहिए अनुसार सदस्यता प्रदान कर दी जाती है, तो उसके अंतर्गत राज्य सरकार किसी सोसाइटी को अंश पूंजी के प्रति अभिदाय करती हो आती है। इसका ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन करता है सदस्य बनने के लिए, इसके अंतर्गत जो भी अधिनियम हो, उपविधि हैं, उस उपविधि के अंतर्गत अगर रजिस्ट्रेशन संबंधी आवेदन करता है तो उसको सदस्य कहेंगे। यहाँ पे और सरल शब्दों में अर्थ बता दिया गया है। सदस्य का अर्थ कोई भी व्यक्ति जो किसी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन में शामिल होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पंजीकरण के बाद इस अधिनियम और ऐसी सोसाइटी पर लागू होने वाले नियमों और उप नियमों के अनुसार सदस्यता में शामिल किया गया है। तो सोसाइटी के सदस्यता में शामिल किया जाएगा। जब सदस्यता के लिए कोई अप्लाई करेगा तो उसको शामिल किया जाएगा, तो शामिल किया जाएगा तो वो बन जाएगा सदस्य। आगे बढ़ते हैं। अगला है बहुप्रयोजन सोसाइटी। तो नाम से ही स्पष्ट है, बहुप्रयोजन मतलब एक से अधिक सोसाइटियों का जो उद्देश्य होता है। अगर ऐसा कोई सोसाइटी जिसका उद्देश्य एक से अधिक सोसाइटियों से मेल खाता हो, इसके बारे में मैं आपको और समझाता हूँ। कोई ऐसी सोसाइटी जिसके उद्देश्यों में, प्राथमिक उद्देश्यों में, जो कि जैसे कि खंड 6, खंड ढ, इसमें सिंपली ऐसा ही लिखा हुआ है, खंड फ मा ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आप और डिटेलिंग डाला है कि खंड 6 में क्या है, उपभोक्ता सोसाइटी, खंड ड में है गृह निर्माण सोसाइटी, फ में है उत्पादन सोसाइटी और म में है संसाधन सोसाइटी। तो किन्हीं भी दो या अधिक, ये जो भी सोसाइटी हम बात कर रहे हैं, इन किसी भी दो या फिर दो से अधिक सोसाइटी का ये इसका जो भी प्राथमिक उद्देश्य है, इसका 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 इन सब सोसाइटी का अपना अपना एक प्राथमिक उद्देश्य रहता है। तो इन सब का जो प्राथमिक उद्देश्य है, तो इसका भी और इसका या फिर किसी भी दो या फिर दो से अधिक प्राथमिक उद्देश्य किसी एक सोसाइटी का होगा तो उसको हम कहेंगे बहुप्रयोजन सोसाइटी। अर्थात ऐसा सोसाइटी जिस सोसाइटी का उद्देश्य दो या दो से अधिक सोसाइटी के प्राथमिक उद्देश्य से मेल खाता हो, वो होगा आपका बहुप्रयोजन सोसाइटी। फिर अगला है आपका नाम मात्र का सदस्य। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 20 के अधीन किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया हो। तो अगर धारा 20 के अधीन किसी भी को सोसाइटी के अंदर प्रवेश दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, नाम मात्र का सदस्य। याद रख सकते हैं, नाम मात्र का सदस्य वो होंगे जिनको धारा 20 के अधीन सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। फिर अगला आपका अधिकारी। अधिकारी कौन होगा? अधिकारी से आशय कौन से व्यक्ति जिसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए सोसाइटी द्वारा नियुक्त किया गया हो। मतलब सोसाइटी द्वारा कृत्य को निर्वहन करने के लिए अगर कोई व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा तो वो अधिकारी कहलाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तथा मतलब और इसमें बताया गया सहकारी सोसाइटी द्वारा जिसमें कोई अधिकारी किसी पद स्थापना प्रति नियुक्ति, मतलब दूसरे के स्थान पर अगर किसी की नियुक्ति की गई हो, ये भी सम्मिलित होगा, है ना। तो अधिकारी क्या होगा? कोई भी व्यक्ति जिसे सोसाइटी के कृत्य सौंपे जाएंगे, उसको वो करे ऐसा कृत्य सौंपे जाएंगे, वो अधिकारी होगा। या फिर किसी अधिकारी के जगह उसको बदला जाएगा, प्रतिनियुक्ति किया जाएगा, तो वो सब अधिकारी कहेंगे। इन शॉर्ट अधिकारी को कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया जाता है, वो लोग ही अधिकारी कहेंगे। फिर अगला है
छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम, ये जो अधिकारी हमने पढ़ा था अब उसको रिप्लेस किया गया है और अधिकारी के अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, जैसे कि अधिकारी का अभिप्रेत, मतलब अधिकारी का मतलब अब क्या क्या होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सोसाइटी द्वारा ऐसी सोसाइटी के किसी पद पर सोसाइटी के उपविधियों के अनुसार निर्वाचित नियुक्त किया गया हो, और उसके अंतर्गत कोई सभापति भी आ जाएगा, उपसभापति भी आ जाएगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यहाँ पे बहुत सारा लिखा है, प्रबंध निदेशक, प्रबंध सचिव, कोषाध्यक्ष समिति का सदस्य और कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे ऐसी सोसाइटी के कारोबार के संबंध में निर्देश देने के लिए अधिनियम नियमों या उप विधियों के अधीन निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो। अर्थात अधिकारी अब हम किसको कहेंगे, जो कि सोसाइटी के अधिनियम के अनुसार निर्वाचित या फिर नियुक्त किया गया हो, और उसके बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल सकते हैं इसके अंतर्गत। कोई सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, बहुत लोग आएंगे, तो अधिकारी में ये सब आ जाएंगे, है ना। अब अगला है अन्य पिछड़े वर्ग। अन्य पिछड़े वर्ग से क्या मतलब होगा, ऐसे पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। राज्य सरकार बताएगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग कौन होगा। इस अधिनियम में वही कहा गया कि राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित कोई भी व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग जो होगा उसी को हम अन्य पिछड़ा वर्ग मानेंगे। अगला है प्राथमिक सोसाइटी। प्राथमिक सोसाइटी का क्या मतलब है, प्राथमिक सोसाइटी वह सोसाइटी जो न तो शीर्ष सोसाइटी हो और न ही केंद्रीय सोसाइटी हो। तो अगर कोई सोसाइटी न तो शीर्ष सोसाइटी है और न ही केंद्रीय सोसाइटी है तो उसको हम प्राथमिक सोसाइटी मानेंगे। फिर अगला आपका प्राथमिक कृषि शाख सहकारी सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको याद रखना है ना। प्राथमिक कृषि शाख सहकारी सोसाइटी, इससे क्या अभिप्रेत है, मतलब इसका क्या मतलब है, ऐसी सोसाइटी जो कृषि उत्पादन के लिए उधार उपलब्ध कराने में मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई है। ये एकदम इम्पोर्टेंट है ना। प्राथमिक कृषि साख समितियों के बारे में भी हम पढ़ते हैं, वो यही है। प्राथमिक कृषि साख समिति का काम क्या होता है, साख का मतलब ही यहाँ पे देखेंगे, साख का मतलब ही होता है पैसे उधार देना, क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं ना। तो ऐसी समिति, ऐसी सहकारी सोसाइटी जो मेनली बनाई ही की क्यों गई हो, ताकि कृषि से संबंधित उधार दिया जा सके, है ना। ऐसी सोसाइटी जो कृषि उत्पादन के लिए उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई हो, और उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, प्राथमिक सेवा सहकारी सोसाइटी, कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी, वृहत्ताकार सहकारी सोसाइटी, आदिम जाति सेवा सहकारी सोसाइटी, ये सब कुछ आएगा। ठीक है, एक बार और इसको समझ लिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसी सोसाइटी जो कृषि उत्पादन के लिए उधार उपलब्ध कराता हो और उससे संबंधित उद्देश्य के लिए संगठित किया गया, उसको हम प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कहेंगे। और प्राथमिक कृषि साख समितियों में कौन कौन से समिति आएंगे, प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, सेवा सहकारी सोसाइटी के साथ साथ यहाँ पर पूरा लास्ट तक देखेंगे आदिम जाति सेवा सहकारी सोसाइटी, ये सब आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। फिर अगला आपका प्राथमिक सहकारी बैंक। प्राथमिक सहकारी बैंक क्या होगा ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं प्राथमिक सहकारी बैंक से अभिप्रेत है, मतलब आशा है बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकृत ना की गई नगरीय या ग्रामीण संसाधन सोसाइटी से भिन्न कोई सोसाइटी जो बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई, उसके बारे में हम बात करें। और ग्राम संसाधन सोसाइटी से भिन्न, मतलब ग्राम संसाधन सोसाइटी भी नहीं होना चाहिए, उससे हटकर कोई सोसाइटी जिसके उद्देश्यों के अंतर्गत उसके सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना और उसके सदस्यों को दिए जाने हेतु क्रेडिट अभिप्राप्त करना आता हो, और जो या तो बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अधीन अनुज्ञप्त अर्थात लाइसेंस हो, या इस प्रकार अनुज्ञप्त किए जाने तक बैंककारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञात अर्थात अनुमत है। काफ़ी लंबा जोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं और सरल शब्दों में समझा देता हूँ। प्राथमिक सहकारी बैंक हम किसको कहेंगे, ऐसा जो कि बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकृत ना किया गया हो। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, जो ग्राम संसाधन सोसाइटी से भिन्न हो, उसको भी हम नहीं मानेंगे। और इसके उद्देश्य में अपने सदस्यों को, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है, अपने सदस्यों को उधार देने के लिए निधियाँ जमा करने की ताकत होनी चाहिए उसमें। ठीक है, और
क्रेडिट अभिप्राप्त करने की वो कोशिश करे ताकि अपने सदस्यों को उधार दे सके। और इसके बाद और लिखा हुआ है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अधीन जिसको लाइसेंस प्राप्त हो या फिर इस प्रकार जब तक अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं किया जाता बैंककारी कारोबारी करने के लिए अनुज्ञात मतलब वो अनुमत हो। ठीक है, अगला है आपका उत्पादक सोसाइटी। ये उत्पादक सोसाइटी कौन होते हैं? वे ऐसी सोसाइटी जो माल या उत्पादन तथा व्ययन, व्ययन में मतलब आपका हो जाता है ख़त्म करना, निपटान करना, मतलब उत्पादन करने के बाद उसको व्ययन मतलब ख़त्म करना, बेचना हो, है ना। तो माल का उत्पादन तथा व्ययन अपने सदस्यों की सामूहिक संपत्ति के रूप में करने के उद्देश्य से बनाई गई हो। माल का उत्पादन और व्ययन अपने सदस्यों जो भी उनके सदस्य होंगे उसके संपत्ति के रूप में जो है वो बनाएगा, है ना। कोई ऐसी सोसाइटी आती है जो उसके सदस्यों के श्रम के सामूहिक उपयोजन करने के उद्देश्य से बनाई गई हो। तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार और पढ़ लेते हैं। कोई ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन तथा निपटान करे अपने सदस्यों की सामूहिक संपत्ति के रूप में करने के उद्देश्य से बनाई हो। अपने सदस्यों के लिए ये उत्पादन और जो भी निपटान है वो करेगा, उसी उद्देश्य से इसको बनाया गया हो, तो वो होगा उत्पादन सोसाइटी। फिर अगला है आपका प्रसंस्करण सोसाइटी। प्रसंस्करण सोसाइटी क्या है? कोई ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन यांत्रिक मतलब मशीन से भी उत्पादन होता है, तो माल का उत्पादन यांत्रिक मतलब मशीन से भी कर सकता है, शारीरिक प्रक्रिया मतलब श्रम बल से भी उत्पादन किया जा सकता है। तो ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन यांत्रिक या शारीरिक प्रक्रिया द्वारा करने के उद्देश्य से बनाई गई हो उसको हम प्रसंस्करण सोसाइटी करेंगे। और इसके अंतर्गत कोई औद्योगिक सोसाइटी तथा ऐसी सोसाइटी जो कृषि उपज का प्रसंस्करण करने के लिए हो ये शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे प्रसंस्करण सोसाइटी क्या होगा? कोई भी ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन चाहे वो यांत्रिक मतलब मशीन से किया जाए चाहे मानव के द्वारा किया गया हो, माल का उत्पादन करने के उद्देश्य से अगर कोई सोसाइटी बनाई गई तो उसको प्रसंस्करण सोसाइटी माना जाएगा। और इसके अंतर्गत कोई औद्योगिक सोसाइटी और ऐसी सोसाइटी जो कि कृषि से संबंधित उपज का प्रसंस्करण करता हो वो सब इसमें आएगा। फिर अगला है आपका रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार किसको कहेंगे? तो धारा 3 जितना भी सब चीज़ है हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है। धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का जो रजिस्ट्रार होगा उसको हम रजिस्ट्रार मानेंगे। फिर अगला है आपका प्रतिनिधि। प्रतिनिधि किसको कहेंगे? प्रतिनिधि से अभिप्रेत किसी सोसाइटी का कोई ऐसा सदस्य जो उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी में करे। ठीक है, कोई भी सोसाइटी का सदस्य जो उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी में अगर करता है ना, कोई भी अलग आदमी जो प्रतिनिधित्व करे उसको प्रतिनिधि कहते हैं। तो वही चीज़ है, किसी सोसाइटी का कोई सदस्य जो उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व दूसरे अन्य सोसाइटी में करे तो उसको प्रतिनिधि कहेंगे हम, है ना। फिर अगला है आपका रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक का आशय क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अधीन स्थापित किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट 1934 के अंदर की गई है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अधीन स्थापित किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम रिजर्व बैंक कहेंगे। फिर अगला आपका संसाधन सोसाइटी। संसाधन सोसाइटी क्या है? तो संसाधन सोसाइटी कोई ऐसी सोसाइटी जो इस उद्देश्य से बनाई गई हो कि वह अपने सदस्यों के लिए उधार मतलब क्रेडिट हो गया, माल या फिर सेवाएं और ये सब कुछ अपेक्षित कर सके, अभिप्राप्त कर सके, उसको हम कहेंगे संसाधन सोसाइटी। तो कोई ऐसा सोसाइटी जो किस उद्देश्य से बनाई गई हो, जो अपने सदस्यों को उधार या फिर माल सेवाओं जो कि उनके द्वारा अपेक्षित हो, उनके द्वारा मतलब जो उनके सदस्यों को माल चाहिए, जो उनके सदस्यों को उधार चाहिए, जो एक्सपेक्ट करते हैं वो उतना अगर कोई सोसाइटी उधार जमा कर पाता है, उधार की व्यवस्था कर पाता है, अभिप्राप्त कर सके और इस उद्देश्य से बनाई गई सोसाइटी हो तो उसको संसाधन सोसाइटी कहा जाता है। सेवा सोसाइटी तथा प्राथमिक साख सोसाइटी ये सब जो है संसाधन सोसाइटी के अंतर्गत आएगा। फिर अगला है आपका रिटर्निंग अधिकारी।
कोई ऐसा अधिकारी जिसे राज्य निर्वाचन आयोग ने साधारण या विशेष आदेश के द्वारा, जरूरी नहीं विशेष आदेश, यहाँ पे लिखा है साधारण, है ना, कौन, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा साधारण या फिर विशेष आदेश के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी अगर उसको बनाया गया हो तो वही रिटर्निंग अधिकारी कहलाएगा, है ना। फिर अगला आपका अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र क्या होगा, वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र आदेश 1970 के अधीन बताया गया हो, अनुसूचित क्षेत्र, वह होगा आपका अनुसूचित क्षेत्र। फिर अगला है आपका सहकारी सोसाइटी। सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली सोसाइटी को हम सहकारी सोसाइटी कहेंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सरकारी सोसाइटी के, सहकारी सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी को हम सहकारी सोसाइटी समझेंगे। फिर अगला है आपका, यहाँ पे देखेंगे ये जो सहकारी सोसाइटी है इसी का संशोधन करके इसको और स्पष्ट रूप से बताया गया है। सोसाइटी के हिसाब से बताया गया है कि सोसाइटी क्या है। तो सहकारी सोसाइटी की जगह अब सोसाइटी क्या किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। तो सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी से अभिप्रेत कोई सहकारी सोसाइटी जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। तो सहकारी सोसाइटी की जगह सिर्फ सोसाइटी लिख दिया जाता है और इस अधिनियम के अंतर्गत अगर रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी हो तो हम उसको सोसाइटी कहेंगे। फिर अगला है विनिर्दिष्ट पद। विनिर्दिष्ट पद किसको कहेंगे, अध्यक्ष या फिर सभापति का पद को विनिर्दिष्ट पद कहेंगे। राज्य सहकारी बैंक किसको कहेंगे, तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित। अगर कहीं पर राज्य सहकारी बैंक सिर्फ लिखा हुआ है राज्य सहकारी बैंक, उसका मतलब क्या होगा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, ये पूरा, है ना। विद्यार्थी का क्या मतलब होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक, व्यापारिक या फिर प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययन करता हो। अध्ययन करने वाला ऐसा व्यक्ति, चाहे वो शैक्षणिक अध्ययन कर रहा हो, व्यावसायिक या फिर प्रशिक्षण संस्था में अगर अध्ययन कर रहा है तो उसको विद्यार्थी इसमें कहा जाएगा। फिर अगला यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके बारे में भी बताया गया है। तो अनुसूचित जाति किसको कहा जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341, है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति, और जैसे आप 341 में एक जोड़ देंगे, यहाँ पर भी जाति में जन जोड़ देना, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, 341 बन जाएगा 342, और इधर जाति बन जाएगा जनजाति। तो अनुसूचित जाति जो है अनुच्छेद 341 के अधीन जो अनुसूचित जाति है इसको समझा जाएगा। और अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत क्या है, अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट जो अनुसूचित जनजाति है उनको माना जाएगा। फिर अगला है आपका अधिकरण। अधिकरण से अभिप्रेत क्या है, धारा 77 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण को अधिकरण समझा जाएगा। फिर अगला आपका बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी। बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी क्या होगा, कोई सहकारी सोसाइटी जो बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत अगर कोई होगा तो उसको बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी माना जाएगा। ठीक है, अगला है आपका राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी। राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी किसको माना जाएगा, सहकारी सोसाइटी जिसका जो विस्तार कार्य क्षेत्र हो वो संपूर्ण राज्य में हो। अगर किसी भी सोसाइटी उसका अगर विस्तार जो क्षेत्र है पूरे राज्य में होगा तब उसको राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी माना जाएगा। फिर अगला है आपका प्रशासक। प्रशासक का क्या मतलब है, प्रशासक व्यक्ति वह जिसे सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के निलंबन अथवा अधिक्रमण के अधीन रखे जाने की कालावधि के दौरान सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंधन करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया हो। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का निलंबन हो जाता है या फिर वो कोई अतिक्रमण करता है, अधिक्रमण करता है तो उसको हटा दिया जाता है, तो उस काल अवधि के दौरान रजिस्ट्रार के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के रूप में अगर कोई कार्य करेगा तो वो उस प्रशासक कहलाएगा।
फिर आपका है कार्यकारी संचालक। कार्यकारी संचालक क्या होगा? बोर्ड के निर्वाचन और सहयोजित संचालक को छोड़कर ऐसे संचालक जो संचालक मंडल का प्रतिनिधित्व करते हों, जैसे प्रबंधक संचालक, अतिरिक्त प्रबंधक संचालक, संचालक वित्त संचालक, विपणन और अन्य कार्यकारी अधिकारी इत्यादि, जिन पर कार्यकारी उत्तरदायित्व हो। तो जिन पर कार्यकारी उत्तरदायित्व होंगे वो कार्यकारी संचालक कहलाएंगे, बोर्ड के निर्वाचन और सहयोजित संचालक को छोड़कर। ठीक है, बोर्ड के जो लोग निर्वाचित होंगे, जो लोग सहयोजित होंगे, ऐसे संचालक को छोड़कर। ठीक है, जो लोग निर्वाचित होंगे और जो लोग संयोजित होंगे, ऐसे को छोड़कर संचालक मंडल का जो प्रतिनिधित्व करते हों, जैसे कि प्रबंधक हो गया, संचालक हो गया। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? निर्वाचित संयोजित को छोड़कर जो संचालक मंडल का प्रतिनिधित्व करे, जैसे कि प्रबंधक, संचालक, ये सब को जिनके ऊपर कार्यकारी उत्तरदायित्व हो उनको कहा जाएगा कार्यकारी संचालक। तो ये आपका जो है धारा 1 और धारा 2 कंप्लीट मैंने पढ़ा है, कोई एक पॉइंट भी स्किप नहीं किया है। अब धारा 1 और धारा 2 अर्थात आपका जो अध्याय 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इस एमसीक्यूज को आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, इस अधिनियम को कब राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई? सबसे पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में, इसको अनुमति 28 अप्रैल 1961। ठीक है, यहाँ पर 1960 है और अनुमति प्राप्त हुई 1961। कब? 28 अप्रैल। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की अनुमति राजपत्र में प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में 12 मई 1961। ये दोनों जो डेट है वो 1961, ये अप्रैल है, ये मई है। पहले अनुमति मिला अप्रैल में, उसके बाद मई में प्रकाशित हुआ। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में कुल अध्याय की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, सबसे आसान क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अध्याय की संख्या कितनी है, तो अध्याय की संख्या है 11। कितना? अध्याय की संख्या है 11। और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में अगर पूछा जाए धाराएं की संख्या कितनी है, तो जो धाराएं हैं वो है 96। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 1 का क्या नाम है? तो किसी भी अधिनियम, चाहे वो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम हो या आंख मूंदकर किसी भी अधिनियम का धारा का एक नाम क्या होता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। और हमेशा धारा 2 का नाम होता है परिभाषाएं। तो जो अगला क्वेश्चन है, धारा 2 का नाम क्या है? यहीं पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। धारा 2 का नाम है परिभाषाएं। और आज हमने कौन कौन सी धारा के बारे में डिस्कस किया? आपका धारा 1 और धारा 2, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया है। अगला है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो होगा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 होगा, ये हमने देखा था। तो इस जो लाइन है इसका उल्लेख निम्न में से किस धारा में मिलता है? तो हमने देखा था कि धारा 1 में मिलता है, लेकिन धारा 1 की कौन से उपधारा में? धारा 1 के एक उपधारा में। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो होगा धारा 1 के एक उपधारा में। फिर अगला है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का विस्तार कहाँ तक है? तो देखिए ऑप्शन इस तरीके से आपको फंसा सकता है ना, राज्य के चुनिंदा अनुसूचित क्षेत्र में, राज्य के प्रमुख पिछड़े क्षेत्रों में, या फिर राज्य के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में। पढ़ने पर ऐसा लगेगा कि इनमें से ही कोई सही है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि इसका जो विस्तार है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने खुद से बनाए हैं, खुद से टाइप किए हुए हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर अगला है आपका, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? तो धारा 1 के उपधारा 1 में हमको क्या जानकारी मिलता है कि इसका नाम क्या है? संक्षिप्त नाम की जानकारी मिलती है। जबकि धारा 1 की उपधारा 2 में हमको इसका विस्तार जानने को मिलता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। इसका विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। फिर अगला है आपका, अपर रजिस्ट्रार से क्या अभिप्रेत है? तो हमने जैसे अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, सबके बारे में क्या पढ़ा था? धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार।
फिर अगला है आपका छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में शीर्ष सोसाइटी से अभिप्रेत क्या है, मतलब शीर्ष सोसाइटी का क्या मतलब है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वह सोसाइटी जो सबसे ऊपर हो, ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं इसमें, है ना। वह सोसाइटी जहाँ पर शीर्ष अधिकारी बैठते हों, ये भी हमने नहीं पढ़ा। वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य उन अन्य सोसाइटियों को जो कि उससे संबद्ध हो क्रियान्वयन के लिए सुविधाएं देना, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। वो जो सोसाइटी जिसका जो क्रियान्वयन मेन क्या होगा, अपने अंतर्गत जितने भी सोसाइटी आएगा उसको वो कार्य कर सके, इसलिए सुविधाएं देना, अगर वो सब काम करता हो तो वही शीर्ष सोसाइटी कहलाएगा। वह क्षेत्र जहाँ से सदस्यता ली जाती है क्या कहलाता है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। कार्य क्षेत्र, जहाँ से सदस्य लिया जाता है उसको हम कहते हैं कार्य क्षेत्र। फिर अगला है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में प्राधिकृत व्यक्ति से क्या अर्थ है। प्राधिकृत व्यक्ति से आप क्या समझते हैं, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सहकारी बैंक द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति, ऐसा हमने नहीं पढ़ा था, है ना। समिति द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सोसाइटी द्वारा, तो ऐसा हमने नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, रजिस्ट्रार द्वारा, याद रखेंगे, रजिस्ट्रार द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति को ही हम प्राधिकृत व्यक्ति कहेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में देख लेंगे रजिस्ट्रार द्वारा, है ना। फिर अगला है केंद्रीय सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपका जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो केंद्रीय सोसाइटी के संबंध में हमने पढ़ा था, वो जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी हो सकता है। अन्य कोई सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो, ये भी होगा। जिसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटियों को उद्देश्य को संप्रवर्तित मतलब प्रचारित प्रमोट करना, है ना, तो ये भी होगा। और जिसकी कम से कम 5 सदस्य सोसाइटी हैं, तो ये भी होगा। तो ये जो सारे कथन है वो केंद्रीय सोसाइटी के संबंध में ही हैं। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 ये सभी जो है सही हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सहकारी संघ एक ऐसी रजिस्ट्री की सोसाइटी है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है, देखेंगे मुख्य उद्देश्य में क्या क्या है, सहकारिता को की शिक्षा देना, सहकारिता का प्रचार करना, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना और उसका विस्तार करना। ये सब कुछ मतलब उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला है आपका छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में बोर्ड के संबंध में क्या सही है, किसको हम बोर्ड कहते हैं इस अधिनियम में। तो हमने क्या पढ़ा था कि बोर्ड हम किसको कह सकते हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, चाहे वो सहकारी सोसाइटी का शासी हो, मतलब सहकारी सोसाइटी के नियंत्रण का, उसके निर्देशन का जिसको अधिकार हो, चाहे किसी भी नाम से उसको जाना जाए, सहकारी सोसाइटी की क्रियाकलापों के निदेशन और नियंत्रण का भार जिसको सौंपा जाता है उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन अगर कहा जाए तो सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सोसाइटी के सामान्य निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सोसाइटी के उप नियमों के अनुसार व्यक्तिगत सदस्यों के समूह द्वारा चुना गया व्यक्ति क्या कहलाता है। तो हमने देखा था कोई भी सदस्यों के लिए कोई व्यक्ति चुना जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यायुक्त, ठीक है। थ्योरी में हमने इसका डिटेल पढ़ लिया था। अगला है विकास बैंक कहलाता है जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, रजिस्ट्रीकृत होना जरूरी है। तो विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, मतलब ये दोनों जो है विकास बैंक कहलाता है। अगला है संघीय सोसाइटी के संबंध में क्या सही है, ये आपको बताना है। तो संघीय सोसाइटी के संबंध में क्या क्या सही ऑप्शन हम देखते हैं। पहला आपका वह सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी शेयर मतलब का सरकारी अंश पूंजी को अपवर्जित करते हुए, मतलब सरकारी अंश पूंजी को हम छोड़ दें तो कम से कम 25% सोसाइटियों द्वारा धारित हो, ऐसा हमने नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, 50%, है ना। तो 50% वाला ऑप्शन ये आपका जो बी है वह आ जाएगा। संघीय सोसाइटी हम किसको कहेंगे, वो सोसाइटी
जिसकी जो अंश पूंजी हो कम से कम 50% सोसाइटी द्वारा धारित हो। ठीक है, अगर किसी भी सोसाइटी का अंश पूंजी सोसाइटी द्वारा स्वयं 50% धारित हो, मतलब जो शेयर है 50% खुद सोसाइटी के पास हो, वो अंश पूंजी को छोड़कर जो सरकार के द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ है अपवर्जित करते हुए, है ना, सरकारी अंश पूंजी को छोड़कर 50% अगर स्वयं के द्वारा धारित है तब उसको संघीय सोसाइटी कहा जाएगा। फिर अगला है, ऐसी सोसाइटी जो कृषि या अन्य उपज का विपणन करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई हो, वो सोसाइटी क्या कहलाता है? ये सोसाइटी कहलाता है विपणन सोसाइटी। अब यहाँ पे कृषि सोसाइटी भी ऑप्शन मैंने आपको डाल दिया ताकि आप कंफ्यूज हो सके। ठीक है, यहाँ पे आप किस में ध्यान देंगे? यहाँ पर विपणन में ध्यान देंगे। विपणन से आप याद रख लेना, विपणन सोसाइटी वह सोसाइटी जो ना तो शीर्ष सोसाइटी हो और ना ही केंद्रीय सोसाइटी हो, वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो अगर कोई शीर्ष या केंद्रीय दोनों नहीं है तो उसको हम प्राथमिक सोसाइटी कहते हैं। फिर अगला है, ऐसी सोसाइटी जो कृषि उत्पादन के लिए उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की जाती है, उसको हम कहते हैं प्राथमिक कृषि शाख सहकारी सोसाइटी या फिर समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक कृषि शाख सहकारी सोसाइटी के अंतर्गत क्या आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्राथमिक सेवा सहकारी सोसाइटी, कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी, वृहत्ताकार और आदिम जाति सेवा सहकारी सोसाइटी। तो हमने ये पढ़ा था, है ना, हमने ये पढ़ा था कि प्राथमिक कृषि सहकारी शाख समिति के अंतर्गत जो है ये सब कुछ आएगा, हमने अधिनियम में देखा था। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला है, अनुसूचित जाति से क्या अभिप्रेत है? मतलब अनुसूचित जाति से आप क्या समझते हैं? इस अधिनियम में हमने अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के बारे में पढ़ा है। तो अनुसूचित जाति जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे? 341 में अनुसूचित जनजाति, और मैंने आपको बताया था कि इसमें एक जोड़ देना है और इसमें जन जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा अनुसूचित जनजाति और ये बन जाएगा अनुच्छेद आपका 2, है ना, मतलब 342। अगला क्वेश्चन वही है, अनुसूचित जनजाति से क्या अभिप्रेत है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट जो अनुसूचित जनजाति होगा, इसमें क्या है? यहाँ पे तो मैंने जनजाति लिखा है, यहाँ पर आप जितने भी ऑप्शन में जन छूट गया है तो इसको जन डाल देना। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट करने के कारण ऐसा हुआ है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्र से क्या अभिप्रेत है? वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र आदेश 1977 के अधीन घोषित किया गया हो, उसको हम अनुसूचित क्षेत्र कहेंगे। कौन सा क्षेत्र? जो कि 1977 के अधीन घोषित किया गया हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके आगे के जो क्लासेस होंगे वो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा, जो लोग परचेस करेंगे उनको ये मिलेगा। और अगर आपको किसी फ्रेंड को बताना होगा तो ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो क्लासेस होंगी वो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा और प्राइस बहुत नॉमिनल प्राइस पे आप ले सकते हैं अगर आप 10 सितंबर को रात को 9 बजे क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो हम टेलीग्राम पे भी हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, यहाँ पे आप हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो नमस्कार, धन्यवाद।